समुंदर दिखने में काफी सुंदर, विशालकाय और प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाने वाला होता है। लेकिन वहीं आसपास के लोगों का अक्सर कहना रहता है, जितना यह दिन में सुंदर और शांत रहता है, रात में यही समुंदर मौत का दरवाजा बन जाता है। कहते हैं इस गहरे समुंदर के नीचे पानी नहीं होता, इसमें दबे होते हैं कई राज, अधूरी कहानियां और वो आत्माएं जो आज भी किनारे पर आने की लगातार कोशिश करती रहती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे मछुआरे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने एक बार आंख बंद कर समुंदर पर भरोसा किया था। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी की शुरुआत करते हैं। उड़ीसा के समुद्र तट पर बसा था एक गांव जिसका नाम था चंद्रापुर। एक तरह से यह गांव भारत के नक्शे से विलुप्त होने की कगार पर था। गांव की गलियों में हमेशा से एक अजीब सी नमी रहती थी और हर घर की दीवारों पर नमक की परत की एक अजीब सी धीमी सी खुशबू आती थी। इसी गांव में पैदा हुआ था रमेश नायक। रमेश का जन्म एक मछुआरे परिवार में हुआ था। उसके पिता मोहन नायक समुद्र के भरोसे ही अपना परिवार चलाते थे। मोहन गांव के सबसे अच्छे तजुर्बेकार मछुआरों में से एक था। उसे समुद्र की भाषा समझ में आती थी कि कब लहरें शांत है और कब गुस्से में। एक बार की बात है कि मोहन अपने कुछ साथियों के साथ एक लकड़ी की नाव पर सवार होकर मछली पकड़ने निकला था और उस दिन मौसम ने पलटी मार दी। समुद्र में भयंकर तूफान आ चुका था और तूफान थमने पर किनारे पर सिर्फ मोहन की नाव और उसका जाल पहुंचा था। मोहन की मौत के बाद परिवार पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि घर में कमाने वाला वो अकेला ही था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि परिवार का खर्च कैसे चलेगा। उस वक्त रमेश 15 साल का था जब उसने पढ़ाई छोड़ घर की कमान संभाली थी। समय बीतता गया, अब रमेश बड़ा हो चुका था। उसके घर में सदस्य भी बढ़ चुके थे। उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी सीता और एक छोटी सी बेटी पायल। पायल बचपन से ही कमजोर थी, अक्सर बीमार पड़ जाया करती थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसे लंबे इलाज की जरूरत है। लंबा इलाज मतलब पैसा। और यह बात सुनकर रमेश के दिमाग में एक ही जगह याद आती, वही समुद्र जो उसे ढेर सारा पैसा ला कर देगा। इसी वजह से रमेश अक्सर सुबह 4 बजे उठ जाया करता था। उस वक्त घने अंधेरा, अजीब सी ठंड होती थी। गांव के बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे होते थे और रमेश चुपचाप घर से निकल जाता था ताकि उसकी बेटी की नींद ना टूटे। रमेश के जाने से पहले उसकी माँ चौखट पर एक दिया जला देती थी और रमेश से एक ही बात बोलती थी कि बेटा, समुद्र से लड़कर अंदर नहीं जाना, पहले उससे बात करना। उसकी यह बात सुनकर रमेश मुस्कुरा देता था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसके एक डर होता था। उसकी नाव पुरानी थी, लकड़ी जगह जगह पर घिस चुकी थी। कई बार इंजन बीच समुद्र में चलते चलते बंद हो जाता था। फिर भी रमेश उसी को सही कर करके उसे यूज करता रहता। आखिर वही उसकी रोजी थी। कुछ दिन तो अच्छे जाते। मछली जिस दिन ज्यादा मिल जाती, घर में सब्जी बनती थी, बेटी पायल हंसती थी और माँ चैन की नींद सोती थी। और कुछ दिन ऐसे भी आते थे कि खाली जाल लेकर लौटना पड़ता था। तब सिर्फ रात में चावल और नमक ही होता था और कभी कभार तो नसीब में वो भी नहीं होता। एक सुबह की बात है, रमेश की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसी दिन पायल की तबीयत भी बिगड़ चुकी थी। उसे भी बहुत तेज बुखार था और सीता उसकी बच्ची को देख जोर जोर से रो रही थी। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अगर आज दवा नहीं मिली तो हालत और ज्यादा बिगड़ सकती है। उस वक्त रमेश के पास सिर्फ 2 रुपए थे। तभी उसने उसकी माँ के पैर छुए, बेटी पायल के सर पर 2 बार हाथ फेरा और बिना कुछ बोले नाव की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त आसमान बहुत अजीब था, ना नीला ना सफेद, हल्का सा धुंधला और एक भारीपन था। उस वक्त समुद्र भी बिल्कुल शांत लग रहा था, जरूरत से ज्यादा शांत। उसकी शांति से मन में धीरे धीरे
अजीब सी घबराहट बढ़ रही थी। पर घर पर उसकी बेटी का बीमार चेहरा बार बार रमेश के सामने आ रहा था। वो चाहकर भी हाथ पीछे नहीं हट सकता था। तभी रमेश ने अपनी नाव समुद्र के बीच में बढ़ा दी। उस वक्त लहरों की आवाजें बहुत अजीब लग रही थी। दूर कोई पक्षी नहीं उड़ रहा था। रेडियो में सिर्फ खरखराहट की आवाज थी, कोई सिग्नल नहीं। रमेश अब गहरे समुद्र में पहुंच चुका था। उसने अपना जाल निकाला। पहली बार उसने अपना जाल फेंका, हाथ में कुछ नहीं आया। दूसरी बार फेंका, फिर भी खाली हाथ। लेकिन जैसे ही रमेश ने तीसरी बार जाल फेंका तो अचानक नीचे की तरफ से खींचने लगा। रमेश ने अपनी हाथों की मदद से पूरी ताकत और पूरा जोर लगाकर जाल को ऊपर की ओर खींचा, पर बार बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जाल नीचे से भी कोई खींच रहा है। धीरे धीरे जाल ऊपर की ओर आने लगा। तभी पानी की सतह के अंदर से हल्की सी रोशनी उठी। रोशनी देख रमेश की सांस अटक चुकी थी। जैसे ही जाल पूरी तरह बाहर की ओर आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि जाल में कोई आम मछली नहीं थी। उस मछली की परत बहुत चिकनी थी, नीले कलर की। आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी, सिल्वर रंग की, और वो आंखें सिर्फ रमेश को देखे जा रही थी। मछली को देख तभी रमेश को उसके पिता मोहन की एक बात याद आई। उसके पिता हमेशा कहते थे कि समंदर कभी कभी वो चीज देता है जो इंसान के लिए कभी बनी ही नहीं थी। यह बात सोचकर रमेश उस मछली को वापस पानी में फेंकने वाला था, लेकिन तभी उसके बेटी का चेहरा याद आता है। उसके बाद रमेश ने अपने डर पर काबू किया और खुद को समझाया, एक ही मछली है। और यह सोचकर उसने वह मछली अपनी नाव में रख ली और आगे बढ़ने लगा। तभी मौसम में एक अजीब सा बदलाव आया। हवा एकदम से ठंडी हो चुकी थी, लहरें तेज हो चुकी थी, और दूर से गई एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रमेश ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा और पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। जैसे जैसे रमेश घर आ चुका था और सोने की कोशिश कर रहा था, उस अजीब मछली की आंखें बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता, वही मछली उसके सामने आ जाती। बार बार उसको ऐसा लग रहा था कि वो मछली की चमक धीरे धीरे तेज हो रही है। दिन होते ही रमेश उस मछली को गांव के सबसे बड़े बाजार में लेकर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मन एक ही बात बार बार बोल रहा था कि इस मछली को वापस समुद्र में छोड़ दो, लेकिन जेब में पड़े 2 रुपए उसे वह फैसला वापस लेने पर मजबूर कर रहे थे। बाजार हमेशा की तरह शोरगुल से भरा हुआ था। मछली बेचने वालों की आवाजें, ग्राहकों का मोल भाव, नम हवा में खून और बर्फ की मिलीजुली गंध। जैसे ही रमेश ने वह मछली को सबके सामने रखा, तभी आसपास के लोग अचानक से दंग हो गए। तभी एक आदमी ने अपना मुंह खोला और फिर दूसरे ने, और फिर देखते ही देखते वहां पर भीड़ जमा हो गई और बात होने लगी कि ये कौन सी मछली है, ऐसा रंग तो हमने आज तक नहीं देखा, ये तो चमक रहा है। देखते ही देखते उस मछली की वहां पर बोली लगने लगी। एक बंदे ने उस मछली का भाव 10,000 बताया कि मैं इस मछली के 10,000 दूंगा। तभी दूसरा बोला कि मैं इस मछली के 20,000 दूंगा। उसके बाद तीसरा कि मैं इस मछली के पूरे 50,000 दूंगा। भाव सुनकर रमेश के कानों में तो घंटियां बजने लगी थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे कि उसने जिंदगी में इतनी बड़ी रकम कभी नहीं देखी थी। तभी भीड़ को साइड करता हुआ एक मोटा सा आदमी सामने आया। सफेद शर्ट, गले में सोने की चेन और आंखों में एक अजीब सा घमंड लेकर। उसका नाम था विक्रम। वो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। महंगे होटल, एक्सपोर्ट का बिजनेस और काले धंधों में भी उसका नाम मशहूर था। विक्रम सेठ ने वो मछली ध्यान से देखी, बहुत ध्यान से, और एक ही बार में उसकी बोली 1,20,000 लगा दी। बोली सुनकर वहां खड़ी भीड़ सन्न और दंग रह गई। एक पल के लिए तो रमेश के पैरों से जमीन निकल गई थी। उसने कांपती आवाज से सेठ से सवाल पूछा, क्या सेठ सच में 1,20,000? तो विक्रम सेठ बिना कुछ बोले नोटों का बंडल आगे बढ़ाया और रमेश ने पैसे पकड़ लिए
उसी पल मछली की पूंछ जोर से फड़फड़ाई। उसी पल लोगों ने एक अजीब सी चीख सुनी और वातावरण में अजीब सा बदलाव आ गया। लेकिन पैसों की गर्मी के आगे रमेश को कुछ दिखाई नहीं दिया। वो भागता हुआ घर पहुंचा। नोटों का बंडल देख सीता की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने भगवान का धन्यवाद किया और बेटी को उसी दिन अस्पताल ले जाया गया। उसका इलाज, इंजेक्शन और दवाई शुरू की गई। रमेश को उस दिन पहली बार लगा था कि शायद समंदर ने उस पर रहम खाना शुरू कर दिया है। लेकिन उसी रात समंदर ने अपना हिसाब लेना शुरू कर चुका था। गांव के सबसे पुराने मछुआरे और तजुर्बेकार हरी काका अपने ही घर में मृत पाए गए। दरवाजा अंदर से बंद था, शरीर फर्श पर पड़ा था। उनकी आंखें खुली थी और देखने पर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे सहना इंसान के बस की बात नहीं है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनका पोस्टमार्टम हुआ तो फेफड़ों में पानी पाया गया, वो पानी जो सिर्फ समुद्र में पाया जाता है, बिल्कुल खारा। आसपास और गांव के लोग बहुत दंग थे और एक बात बार बार सोच वो बोल रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। काका तो समुद्र में 3 दिन से गए नहीं हैं, तो उनके फेफड़ों में ये समुद्र का पानी कहाँ से आया। लोगों ने इसे इत्तेफाक कहा और बात को टाल दिया। उनका अंतिम संस्कार किया गया और सभी अपने अपने घर व अपने काम में लग चुके थे। लेकिन अगली ही रात बाजार का वही लड़का जिसने उसी मछली की सबसे ऊंची बोली लगाई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो हार चुका था। वह समुद्र के किनारे पर बेहोश पाया गया। अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। दम तोड़ने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, नीली आंखें वो मुझे देख रही थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। धीरे धीरे अब गांव में उस आंखों का डर फैलने लगा था। तभी तीसरी रात विक्रम सेठ के घर से चीखें सुनाई दी। उसके घर के नौकर भागते हुए जैसे ही बाहर निकले और ऊपर विक्रम सेठ के कमरे में पहुंचे तो वो सेठ बिस्तर पर मरा हुआ था। उसकी आंखें फटी थी, मुंह से झाग निकल रहा था। पूरे कमरे की खिड़कियां खुली थी, पर्दे हिल रहे थे। हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा मौत की वजह हार्ट अटैक है। तभी उसके घर के नौकरों ने बताया कि मरने से पहले सेठ एक ही बात बार बार बोल रहे थे कि मछली वापस ले जाओ, वो मुझे खा जाएगी। ये बात सुनकर रमेश की हालत अब खराब होने लगी थी। रातों की नींद उड़ चुकी थी। सपनों में वही मछली बार बार आ रही थी। कभी वो सूखी जमीन पर तड़पती तो कभी पानी से बाहर निकलकर उसकी तरफ आगे बढ़ती। एक रात तो रमेश ने एक आवाज बिल्कुल साफ सुनी, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो, रमेश, पैसे का स्वाद कैसा लगा? अब इसकी कीमत चुकाओ। यह बात सुनकर रमेश अपनी नींद से जाग उठा। उसने अपनी हालत देखी, वो पूरी तरह पसीने से तरबतर हो चुका था। वह समझ चुका था कि सभी दुर्घटना होने का कारण वही मछली है और सुबह होते ही वो विक्रम सेठ के घर पहुंचा। घर में बिल्कुल मातम पसरा था। सेठ का बेटा रस्मों में लगा हुआ था। रमेश ने कांपते हुए कहा कि मछली मुझे वापस चाहिए। तभी सेठ के लड़के में लालच जाग उठा और उसने कहा कि अब कीमत दुगनी होगी। उसने कहा कि अब इस मछली को मैं 2.5 लाख में दूंगा। रकम सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो रोया, गिड़गिड़ाया, उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन पैसे की भूख इंसान को पत्थर दिल बना देती है। रमेश निराश होकर अपने घर लौट गया। उसी दिन उसने अपने पत्नी के गहने गिरवी रखे, माँ की बचत तोड़ी, थोड़ा बहुत साहूकार से कर्ज लिया और पड़ोसियों से मदद ली। ऐसा करते करते 3 दिन में उसने वो मछली की रकम जुटा ली और दोबारा उस मछली को सेठ के पास लेने के लिए चला गया। और जैसे ही उसने मछली को अपने हाथ में लिया, उसने देखा कि मछली की चमक पहले से तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत खुश हो। उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। रमेश ने उसी दिन तय किया कि आज रात मैं इसे समुद्र में छोड़ दूंगा। शाम ढल चुकी थी। सूरज आधा समुद्र में डूब चुका था। आसमान का रंग गहरे नारंगी व काले रंग में बदल रहा था।
हवा अब पहली जैसे बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे बड़ा तूफान आने का संकेत दे रही हो। रमेश घर के आंगन में बैठा था। उसके सामने वही मछली थी। उसकी चमक अब पहले से ज्यादा हो चुकी थी। नीली रोशनी दीवार पर उसी मछली की परछाई बना रही थी। तभी सीता अंदर से बाहर आई। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था और वो डरते डरते एक ही बात बोल रही थी कि आज मत जाओ रमेश, समुद्र का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ ने भी सेम यही बात दोहराई। रमेश ने अपनी बेटी पायल को देखा। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, बिल्कुल कमजोर लेकिन जिंदा हालत में। उसने मन ही मन तय कर लिया, अगर उसे मरना भी पड़ा तब भी वो श्राप को यही खत्म करेगा। रात के 9 बज चुके थे। रमेश मछली को लेकर समुद्र के किनारे पर पहुंच चुका था। आसमान में बादल जम चुके थे। दूर से बिजलियां चमक रही थी। लहरें एक दूसरे से टकरा रही थी। जैसे ही रमेश अपनी नाव पानी में उतार रहा था, उसी वक्त वहां पर 2 सी गार्ड्स आ पहुंचे। उन्होंने रमेश को टोका कि रुको, आज समुद्र में मत जाओ, तूफान आने वाला है। रमेश जानता था कि वो अगर उन दोनों से बहस करेगा तो मुझे पक्का रोक देंगे, इसलिए वहां से कुछ देर के लिए दूर जाकर बैठ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10, 10:30 और अब समय 11 बज चुके थे। किनारा बिल्कुल सुनसान हो चुका था। दुकानें बंद हो चुकी थी। आसपास की स्ट्रीट लाइटें भी बंद थी। सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज और रमेश। गार्ड्स भी अपनी पोस्ट छोड़कर वहां से जा चुके थे। वहां पर सिर्फ रमेश और समुद्र की लहरें। तभी उसने एक लंबी सी गहरी सांस ली और नाव को धीरे से पानी में उतारा और अकेला अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे रमेश उसी जगह पर जा पहुंचा जहां से उसने वो मछली पकड़ी थी। नाव को एक जगह पर खड़ा किया। उसने वह मछली को अपने दोनों हाथों में लिया। उसने देखा कि उसकी आंखें अब भी रमेश को देख रही थी। रमेश ने अपनी आंखें बंद की और मछली को पानी में छोड़ दिया और कुछ शब्द बोले कि जो भी है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और हाँ, मेरे कर्मों की सजा मेरे परिवार को मत देना और आज के बाद मैं ये काम पूरी तरह से छोड़ दूंगा। बात बोलकर जैसे ही रमेश ने अपनी आंखें खोली, समुद्र में एक अजीब सा तूफान आया। लहरें और तेज होने लगी। बादल में बिजलियां कड़कने लगी थी। बड़ी बड़ी लहरें नाव को हवा में उछाल रही थी। रमेश ने अपने नाव का इंजन चालू करने की बहुत कोशिश की। रेडियो पर सिग्नल पहुंचाने की कोशिश की, पर किसी का कोई जवाब नहीं। रमेश समझ चुका था कि यह उसका आखिरी पल है। उसने अपनी बीवी, बच्चे और अपनी माँ को याद किया और सारी कोशिशें छोड़ दी और नाव में एक जगह पर जाकर बैठ गया। तभी एक जोरदार लहर आई और रमेश की नाव को पलटा दिया। रमेश समुद्र में जा गिरा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो वो समुद्र के तट पर पड़ा था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह थी कि समुद्र के तट पर कोई भी नहीं था। उसने खुद को उठाया और संभाला और जैसे ही अपने घर पे पहुंचा, घर का माहौल बिल्कुल अलग था। रमेश की तस्वीर पर माला चढ़ी थी। उसकी पत्नी सफेद साड़ी में बैठी थी। माँ बेचारी बिस्तर पर बैठ सिर्फ रमेश की तस्वीर को देखे जा रही थी। जैसे ही उसने गेट खटखटाया तो उसकी बेटी पायल, जो चलने की हालत में नहीं थी, वो दौड़ती हुई आई और गेट खोला और जैसे ही उसने रमेश को देखा, वो जोर जोर से रोने लगी। परिवार के सभी लोग खुशी से रोने लगे थे। तभी रमेश ने सवाल किया कि माँ, कि मैं कल रात में गया था और आज सुबह लौटा हूं और सुबह लौटने से पहले ही तुमने मेरी तस्वीर पर हार चढ़ा दिया। तभी उसकी माँ ने बोला कि बेटा, एक रात एक दिन का समय नहीं था, तो पूरे 20 दिन बाद घर लौटा है। हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि तू कभी अब वापस आएगा। उसी पल समुद्र की वो सारी बातें रमेश के दिमाग में आने लगती है। रमेश समझ जाता है कि समुद्र ने उसकी जान बख्श दी है और जो वादा उसने उस लहरों और समुद्र से किया था, वो उसी वादे के मुताबिक वो मछुआरे का काम छोड़ कोई दूसरा काम करने लगता है। उसकी बेटी पायल भी किसी चमत्कारिक रूप से सही हो चुकी है। अब उसका परिवार पहले से बेहतर स्थिति में है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी का सारांश यही है
कि अगर आप किसी को हानि पहुंचाकर अपना फ़ायदा करने की सोचोगे तो उससे बड़ी हानि आपके परिवार को भुगतनी होगी। आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी और पूरा देखने के लिए धन्यवाद।